साथियों नमस्कार। इकोनॉमिक्स की इस 12वीं क्लास में फिर से स्वागत है आपका। जो भी प्रकरण हमने स्टार्ट किए थे, जो भी मुद्दे, जो भी टॉपिक्स हमने स्टार्ट किए थे बैंक से रिलेटेड, आज उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। आपका उद्देश्य इसको सीखना, यहीं पर याद करना और नोट्स बनाते हुए चलना है। क्लास अच्छी लगे तो अपने कमेंट्स, फीडबैक और अपने लाइक और शेयर के माध्यम से मुझ तक आप अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए साथियों, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने बैंक भी पढ़े एक, और हमने जो हम लोग हैं जो जमा करता है वो पढ़े। मान लीजिए मैंने बैंक में जमा किए पैसे और वो बैंक डूब गया। मान लीजिए 5 लाख रुपए मैंने जमा किए, लेकिन वो बैंक ही डूब गया, करप्ट हो गया, या कोई इमरजेंसी आ गई, बैंक रन जैसी समस्या आ गई, तो मुझे वो पैसा चुकाएगा कौन? वो 5 लाख डूब जाएंगे क्या मेरे? नहीं। तो ऐसी समस्या होने पर कस्टमर को कम से कम एक न्यूनतम राशि का भुगतान हो सके, इसके लिए एक बॉडी बनाई गई है, DICGC, यानी DICGC एक बॉडी बनाई गई है। इस बॉडी का क्या काम है? बैंक बंद हुआ अगर, तो लोगों का जो भी पैसा है वो वापस कौन करेगा? वो ये बॉडी करेगी। लेकिन ध्यान रखेंगे हम, ठीक है? अभी पढ़ते हैं इसमें। तो DICGC, बैंक बंद हुआ तो लोगों का, इसका फुल फॉर्म देखते हैं, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कंपनी। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कंपनी इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना DICGC एक्ट 1961 से की गई है। सिंपल, DICGC एक्ट 1961 से स्थापित की गई। अगर बैंक बंद हुआ तो लोगों का पैसा वापस करने के लिए ये बॉडी बनाई गई है। और इसकी मालिकी किसके पास है? RBI के पास है, सरकार के पास नहीं है। 100% इसको कौन ओन करता है? RBI ओन करती है। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। ये तो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन हमने जांच कर ली। अगर अब ये क्या मेन काम क्या है इसका? यदि बैंक बंद हो जाए तो जमाकर्ता की कुल 5 लाख तक की राशि का भुगतान करेंगे। ध्यान से समझते क्या है। जैसे एक मैं हूँ, मैंने 5 लाख लिए हैं, और एक आप हैं, आपने 10 लाख लिए हैं, और एक ही बैंक से लिया और ये बैंक बंद हो गया, तो ये जो DICGC वाली कंपनी है ये कितना भुगतान करेगी? ये मेरा 5 लाख डूबा था, मुझे तो 5 लाख दे देगी। आपका 10 लाख रुपए डूबे थे तो आपको 10 लाख नहीं देंगे, आपको भी 5 लाख ही देंगे। इसने कहा है कि मैक्सिमम 5 लाख देंगे, चाहे आपका कितना भी डूबा हो, हम 5 लाख तक ही मदद कर पाएंगे। देखिए 5 लाख तक का डूबा है तो आपको 5 लाख मिल जाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा डूबा है तो फिर भी 5 लाख ही मिल पाएंगे। समझ गए ना? टोटली सही बात। तो ये क्या है काम, वो भी पढ़ लिया। और आजकल नया प्रोविज़न इसमें जब संशोधन हुआ इस एक्ट में, तो ये बताया गया कि अगर जब बैंक रन या फिर बैंक डूब गया, जब से भी ऐसी मतलब पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं या ऐसी दिक्कत जब से भी आई है इमरजेंसी, उसके 90 दिनों के भीतर इस DICGC बॉडी को आपको पैसा देना होगा। कितना देगी ये? मैक्सिमम 5 लाख तक। ऐसा अगर मान लीजिए आपके 2 लाख डूबे तो क्या तब भी 5 लाख देगी? नहीं, तब 2 लाख देगी ना। समझ गए आप? तो DICGC सारे प्रोविजंस पढ़े और 90 दिनों के भीतर इसे ये पैसा सेटल करना होता है। अगला जो पैक्स है, हमने पैक्स पढ़े थे ना। कहाँ पढ़े थे पैक्स? आप कमेंट में पैक्स के बारे में लिखना, ठीक है? क्योंकि मैंने पैक्स पढ़ाए थे आपको, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। पैक्स और जो NBFCs होते हैं वो इसमें शामिल नहीं करते। यानी कि जो भी आप पैक्स में या फिर NBFCs में जमा होता है अगर कहीं पैसा, तो अगर वो डिफ़ॉल्ट होते हैं तो उनके पैसे की भरपाई DICGC नहीं करता है। ये केवल बैंकों की बात हो रही है, ठीक है? कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक टॉपिक है बैड बैंक। ध्यान से इसे समझते हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपने बैड बैंक सुना होगा, फिर पैरा बैंक भी कहते हैं इसे। इसके 2 टाइप्स हैं, एक NARCL, एक IDRCL। ज़्यादा कन्फ्यूजन इनमें उत्पन्न नहीं करना है, सिंपल सी बात है खरी। ये डिफरेंस हम लास्ट में समझेंगे, ठीक है? अभी समझिए ये दोनों एक ही चीज़ है, बैड बैंक में ही ये 2 आते हैं, ठीक है? चलिए तो देखिए, बैंक पता है हमें क्या करते हैं? बैंक लोन देते हैं बैंक। अब जब वो लोन देते हैं तो ऐसा भी तो पॉसिबल है कि जिसको बैंक ने लोन दिया है वो लोन चुका ही ना पाए। हो सकता है ना, हम नीरव मोदी या फिर जो विजय माल्या, इन सब की बात करते हैं। ये बैंक का पैसा इन्होंने चुकाया नहीं है। जब बैंक ने लोन दिया, वो पैसा चुका नहीं पाया जिसने भी लोन लिया है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? NPA बन जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। हमने पढ़ा है 90 दिनों तक अगर मूलधन या फिर ब्याज नहीं चुकाया गया तो वो NPA हो जाता है, पढ़ा है ना? ठीक है। अब बैंकों के पास NPA का मतलब क्या है? कि बैंकों का वो लोन जो वो वापस नहीं उगा पाए हैं, मतलब वापस ही नहीं हुआ है, तो बैंकों का लॉस है वो। तो इस NPA को रिकवर करने के लिए बनाया गया है बैड बैंक। समझ गए ना NPA क्या है, बैंक उन्हें लोन दिया क्या है? तो अब बैंक खुद तो वसूल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक बैड बैंक बनाया गया। सारे बैंक कहेंगे कि बैड बैंक भाई तुम ये NPA रिकवर करके ले आ दो, ठीक है? तो देखिए, बैंकों के NPA खरीदेगा ये जो भी बैड बैंक है,
जैसे कि मान लीजिए 2 लाख रुपए 200 लाख रुपए इस बैंक को किसी भी बैंक जैसे एक्सिस है मान लीजिए, इसका 200 लाख का एनपीए है, तो ये इसको दे देगा एनपीए बैड बैंक को, कहेगा कि मेरा इसके साथ मेरा जो ये 200 लाख रुपए मुझे रिकवर करने इस व्यक्ति से करने हैं, चलो तुम जाके रिकवर कर देना, तब तक के लिए मुझे तुम कुछ पैसा दे दो। जैसे कि माना एक्सिस बैंक का एनपीए 200 है, यानी कि इसके 200 ऐसे रुपए जो इसने लोन में दिए थे एक्सिस बैंक ने लेकिन वापस नहीं हो पाए, तो ये 200 रुपये कहेगा कि बैड बैंक ने बोली में कहा कि तुम्हारे ये 200 रुपये हम उगाएंगे वहाँ से, लेकिन हम इसके बदले आपको 200 नहीं देंगे, 100 ही देंगे। तो बैंक क्या कहेगा, चलो कोई बात नहीं भाई, एक्सिस बैंक कहेगा कि एनपीए हो रहा था यानी कि कुछ मिल ही नहीं रहा था, इससे अच्छा 100 ही अच्छा। अब अगर ये 200 के 200 ही जो दे देगा इसे, तो फिर बैड बैंक का क्या प्रॉफिट है, वो कहेगा कि मैं 100 दूंगा और वहाँ से मैं जितने भी वसूलूंगा 200 के बाद वो 180 ले पाऊंगा, 150 ले पाऊंगा, वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मेरा है, ठीक है। तो बैड बैंक की कार्यप्रणाली समझ गए आप। अब बैड बैंक ये कहेगा कि चलो अभी तुम मुझे एनपीए दे रहे हो, मुझे रिकवरी का काम दे रहे हो, तो अभी तो आपको जितना भी पैसा आपको देना है, 100 रुपये देने हैं जैसे, तो उसका 15% अभी कैश के रूप में दे देता हूँ, और इसका 85% बाद में दूंगा जब मैं एक्चुअल में पैसा रिकवर कर लूँगा। तब तक के लिए देगा उसको ये एक सिक्योरिटी रिसिप्ट, यानी कि तब तक के लिए तुम ये कागज़ रखो, जब मैं रिकवर कर लूँगा, बैड बैंक कहेगा ऐसा, ठीक है। तब 15% तो ऐसे उसी समय दे देगा, और 85% सिक्योरिटी रिसीट दे देगा कि जब मैं एक्चुअल में उस कस्टमर से वो आपका एनपीए वसूल कर लूँगा तब आपको शेष पैसा दूंगा। टोटली कहानी बहुत सिंपल है भाई। एक बैड बैंक है, इसके 2 रूप हैं, NARCL, IDRCL। अब इसको समझने का समय आ गया है। NARCL क्या है, जो बैंक से एनपीए खरीदेगा। IDRCL क्या है, जो उस एनपीए को ठिकाने लगाए, जो वसूलने का काम करेगा। 2 है, NARCL, IDRCL। और एक साइड बैंक है और एक साइड कस्टमर है जिसने लोन लिया है, मतलब जिसने एनपीए करने का मेन जिम्मेदार है। जो अभी चारों के बीच में खेल हो रहा है। ये बैंक अपना एनपीए NARCL को देंगे, इसको बेचेंगे, और NARCL IDRCL को देगा, और IDRCL वसूलेगा। समझ गए खेल क्या है। बैंकों का एनपीओ खरीद कर उसकी रिकवरी करने का इनका काम है। जितना भी ये बोली लगाएंगे कि 200 का 100 रुपये, जितने भी ये देने की बात करेंगे उसका 15% तो कैश के रूप में उसी टाइम पे दे देंगे जब ये एनपीए खरीदेंगे उनसे, बैंकों से। लेकिन 85% बाद में दूंगा कहेंगे सिक्योरिटी रिसीट के रूप में, जब एक्चुअल में वो एनपीए वसूल कर लेंगे। और जो ये सिक्योरिटी रिसीट है ना, हमने एक सरफेसी एक्ट पढ़ा है, सरफेसी एक्ट 2002 का, इसके तहत ये लीगल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, लीगल इंस्ट्रूमेंट है सरफेसी एक्ट के तहत। तो चलो बैड बैंक भी हमने समझ लिया। अब हम पढ़ते हैं बासेल 3 नॉर्म्स, बेसल 3 नॉर्म्स जो हम पढ़ते हैं ना इकोनॉमी में, बेसल 3 नॉर्म्स। आपका काम ये है कि एक बेसल कन्वेंशन भी आता है इन्वायरमेंट में, वो मुझे बताना वो किससे जुड़ा है बेसल कन्वेंशन, उसमें और इसमें कन्फ्यूजन मत करना। ये बेसल 3 नॉर्म्स हैं, ठीक है। और हाँ, ये बेसल किस देश में है जगह ये भी लिखना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी बन जाएगा कि बेसल कहाँ है स्थान। तो देखिए, वैश्विक वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए इसने कुछ मानदंड बनाए थे बैंकों के लिए, ठीक है। इसी को समझना है। देखिए, हमें क्या पता है, बैंक को अपनी जोखिमपूर्ण संपत्ति यानी कि रिस्क वेटेड एसेट्स की पहचान करनी होती है। उसके आधार पर 9% या उससे अधिक का करार रखना होता है। करार का फुल फॉर्म क्या है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो। सिंपल ही समझते हैं। एक बैंक है, ठीक है। अब वो बैंक बना किस लिए, जो डिपॉजिट जो भी कर रहे हैं उनका पैसा समय पे देते रहे वो। अब बैंकों ने अब बैंक जब वो डिपॉजिट प्राप्त करेगा तो उसका मेन प्रॉफिट क्या है, जब वो लोन देगा बैंक। अब कुछ लोन तो उसके अच्छे लोन होते हैं, गुड लोन होते हैं, बट कुछ लोन उसके बैड लोन भी तो होते हैं ना, एनपीए भी तो होते हैं ना कुछ, क्योंकि ऐसे लोगों को लोन देते हैं ना जो चुका ही नहीं पा रहे हैं। अब इसी बैड लोन यानी कि यही जो जोखिमपूर्ण संपत्ति है ना बैंक की, एनपीए है यानी कि इसके रेशियो में उसको कुछ कैपिटल रखना होता है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट, यानी 9%। मान लिया जाए इसका एनपीए 100, यानी इसका जो जोखिमपूर्ण संपत्ति है बैंक की वो 100 है, तो इस 100 के बिहाफ में 9 रुपये उसे कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट यानी करार के रूप में रखना होगा। क्यों रखना होगा, ताकि बैंक रन जैसी समस्या ना आए, कह रहा हूँ ना, क्योंकि एनपीए है और अगर लोग अपना डिपॉजिट वापस करने के लिए मांगेंगे तो कहाँ से चुकाएगा वो। सीआरआर भले एसएलआर उसने रखा है, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट्स ये बेसल 3 मानदंड ने कराए हैं। सिंपल ही रटने वाली चीज़। बैंक को अपनी जोखिमपूर्ण संपत्ति की पहचान करनी होती है, उसके आधार पर 9% करार रखना होता है। करार का रेशियो याद रखना, कम से कम 9% या उससे अधिक तो रख ही सकता है, लेकिन न्यूनतम 9% तो रखना ही होगा। करार का फुल फॉर्म भी याद कर लेना कि कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो रखना होता है। अब देखिए, जैसे जैसे बैंक का बैड लोन यानी एनपीए बढ़ेगा, उसका रिस्क वेटेड एसेट बढ़ेगा। रिस्क वेटेड एसेट बढ़ेगा तो उसका जो कैपिटल है वो भी बढ़ेगा। नहीं रखेगा 9% ही, लेकिन अगर मान लिया जो उसका 100 एनपीए था
तो 9 रुपये रखेगा। 200 एनपीए था तो इसका 9 कितना हो गया, 18 रुपये रखेगा। तो समझ गए ना, टोटली किससे जुड़ा मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है आरबीआई का पीसीए, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। क्या है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क? देखिए आरबीआई क्या करता है, बहुत सारे बैंक हैं, कमर्शियल बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं, इन सबको आरबीआई रेगुलेट करता है। लेकिन कुछ बैंक अच्छा फंक्शन कर रहे होंगे, कुछ बैंक खराब फंक्शन कर रहे होंगे, कुछ में धोखाधड़ी, ये सब काम धोखाधड़ी हो रहा होगा, एनपीए ज़्यादा बढ़ गया होगा, ज़्यादा गलत न्यूज़ेज आ रही होंगी उनकी, और कुछ बैंक अच्छा कर रहे होंगे। तो बैंकों को उनके जोखिम के हिसाब से आरबीआई, तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है ना, उनको वर्गीकृत करता है। यानी कि आरबीआई जो भी बैंक हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक, उनको उनके जोखिम के हिसाब से कि ये A1 काम कर रहा है तो इसको A में रख देते हैं, इसको 2 में रख देते हैं, इसको 3 में रख देते हैं, ये थोड़ा सा खराब काम कर रहा है तो इसको 5 में रख देते हैं, ऐसे उनको सेग्रीगेट करता है। इसीलिए बनाया है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है। चलिए तो अगर जब पीसीए में रखते हैं तो इसका मान लिया जाए कोई बैंक खराब काम कर रहा है, एनपीए ज़्यादा हो गया, घोटाले ज़्यादा हो रहे हैं, तो उनको पीसीए फ्रेमवर्क यानी निगरानी के लिए रख देगा। फिर क्या करेगा आरबीआई, उन पर ज़्यादा कड़ी निगरानी करेगा, उनके जो भी वेतन लाभांश वितरण होते हैं उन पर रोक लगा देगा। कमज़ोर बैंक हैं तो उनको बंद कर देगा, उनको नई शाखा नई ब्रांच खोलने के लिए मना कर देगा। तो यानी कि अगर बैंक खराब कर रहे हैं तो उन पर रेगुलेशन ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस बनाने के लिए ये पीसीए आया है, आरबीआई का है। और ये हमने आरबीआई के जो मॉनेटरी पॉलिसी में जो क्वालिटेटिव टूल्स पढ़े हैं ना, क्वालिटेटिव जो क्या है प्रत्यक्ष हैं, उनका उसी का एक साधन है ये पीसीए, जिसमें हमने लोन टू वैल्यू रेशियो पढ़ा था और पीएसएल पढ़ा, सॉरी हाँ इसमें हमने मोरल सुशासन पढ़ा था, नैतिक दबाव पढ़ा था, पीएसएल पढ़ा था ना, ये सब उसी में गुणात्मक कार्रवाई में ये भी है, ठीक है। पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। देखिए बासेल 3 मानकों के तहत बैंकों को अपने आरडब्ल्यूए क्या है यानी रिस्क वेटेड एसेट्स के तहत न्यूनतम पूंजी रखने की आवश्यकता होती है, हमें पता ही है, ये तो ऊपर पढ़ लिया हमने। इसी न्यूनतम पूंजी को पूरा करने के लिए बैंक क्या करते हैं पता है, AT1 बॉन्ड्स जारी करते हैं। देखिए ज़्यादा कुछ खेल नहीं है, बैंकों का अगर एनपीए बढ़ गया यानी आरडब्ल्यूए बढ़ गया, आरडब्ल्यूए और एनपीए एक ही समझ लिए भले आप, तो उसको कुछ ना कुछ कैपिटल तो अपना रखना पड़ता है ताकि बैंक जो भी जिन्होंने भी उस बैंक में डिपॉजिट किया उनको चुका सके समय पर। तो इसी पूंजी को जुटाने के लिए बैंक AT1 बॉन्ड जारी करते हैं, एडिशनल टियर 1 बॉन्ड कहते हैं इन्हें, ध्यान रखना। ये ऐसे बॉन्ड से क्या करता है बैंक, लोन लेगा मार्केट से। तो ये ऐसे बॉन्ड होते हैं जिनकी कोई भी मैच्योरिटी पीरियड नहीं होती, यानी कि ये बैंक कहेगा AT1 बॉन्ड जारी करेगा मार्केट में कि 100 रुपये का ही AT1 बॉन्ड, और इस पे आपको 7% इंटरेस्ट हर साल मिलता रहेगा। और मैंने मान लिया जाए ये बॉन्ड खरीद लिया तो ये 100 रुपये मुझे वो कभी नहीं चुकाएगा क्योंकि मैच्योरिटी, लेकिन ये 7% मुझे हमेशा तक चुकाते रहेगा। ये जब कभी मतलब ये 7% मुझे ये जीवन भर चुकाएगा, लेकिन इसमें ये जो मूल 100 रुपये है वो नहीं चुकाएगा क्योंकि मैच्योरिटी पीरियड है ही नहीं इसकी कोई भी। तो समझ गए, बस AT1 बॉन्ड्स याद कर लेना कि बेसल 3 मानकों को पूरा करने के लिए, कैपिटल पूरा करने के लिए बैंक जारी करते हैं। इनकी मैच्योरिटी अवधि नहीं होती है लेकिन इन पे इंटरेस्ट मिलता रहता है, ठीक है, कस्टमर को। चलिए अब एक बैंक का हम समझ लेते हैं फंक्शन क्या है। एक बैंक है तो उस बैंक में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसका पैसा कहाँ से आता है। एक तो इक्विटी होती है। देखिए सबसे पहले क्या होता है उस पर, बैंक बनाना एक, तो बैंक बना तो उसमें डिपॉजिट्स आए, लोगों ने पैसे जमा किए, ठीक है। और बैंक लोन भी तो लेता है बॉन्ड के थ्रू, डेट लेता है ना, ऋण लेता है किसके थ्रू, बॉन्ड के थ्रू। फिर उस बैंक में कुछ मालिकी भी तो होगी, यानी कि शेयर होल्डिंग किसके पास है, शेयर भी तो जारी करेगा बैंक अपने, तो उससे कहते हैं इक्विटी। इक्विटी से आता है उसका पैसा, बॉन्ड से आता है उसका पैसा, डिपॉजिट से आता है उसका पैसा, और जो भी उसका प्रॉफिट और लॉस होता है, तो इन सब को मिला के उसका एसेट बना। अब ये जो भी ये पैसा बना ये कहाँ कहाँ जाएगा, ये एसेट है, हाँ टोटल उसका कहाँ कहाँ जाएगा। कुछ तो CRR में जाता है, उसका हमने पता है डिपॉजिट टेकर्स की रक्षा के लिए, कुछ SLR में जाता है, कुछ गुड लोन यानी कि कुछ अच्छे लोगों को लोन दिया होगा इसने, कुछ बैड लोन होगा इसमें से, कुछ यानी NPA वगैरह बन गया होगा। तो ये इसका हमने केवल समझा कि बैंक में इतनी सारी चीज़ें, यहाँ से पैसा आता है और यहाँ इसका पैसा जाता है, ठीक है, सिंपल। अब कुछ फैक्ट वाली चीज़ें हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए एक टर्म है DSIB, इसको कुछ नहीं करना है, बस याद करना है। इसका फुल फॉर्म है डोमेस्टिक सिस्टमैटिक इम्पोर्टेंट बैंक, यानी कि जो घरेलू रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण बैंक हैं अर्थव्यवस्था के लिए, उन्हें कहते हैं DSIBs। तो इसकी शुरुआत किसने की थी DSIBs बनाने की, G20 की एक बॉडी है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, उसने कहा था कि बनाओ अपने देश में DSIBs की पहचान करो। तो बस भारत में 3 DSIBs हैं, एक तो SBI है, ICICI है, HDFC है। सिंपल सा फैक्ट बनेगा कि DSIBs क्या है, तो ये है, यानी कि अपने घरेलू सबसे महत्वपूर्ण बैंक जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। G20 के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने ऐसा पहचान करो कहा था।
भारत में 3 डीसिप्स हैं, SBI, ICICI और HDFC। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है रिकैपिटलाइजेशन। ध्यान रखेंगे, कुछ नहीं, बस एक इंद्रधनुष प्लान पढ़ रहे हैं बस। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनः पूंजीकरण यानी रिकैपिटलाइजेशन। अभी हमने पढ़ा कि जो बेसल 3 मानक हैं उनके तहत बैंकों को अपने RWA के सापेक्ष कुछ पूंजी रखनी होती है। अब ये पूंजी कुछ तो वो AT1 बॉन्ड जारी करते हैं, कुछ तो वो AT1 बॉन्ड जारी करते हैं, इससे वो पैसा जुटाते हैं। लेकिन अब देखिए, बैंक में पहले ही अगर NPA बड़ा है तो लोग उसके AT1 बॉन्ड खरीदेंगे क्यों? उसके लिए तो कठिन हो जाता है लोन लेना। भले वो AT1 बॉन्ड जारी करता है, मान लीजिए उसने 10,000 करोड़ के AT1 बॉन्ड जारी किए, बट इतने सारे खरीद थोड़ी लिए हैं लोगों ने। अगर फिर उसके बाद जो उसे पैसों की कमी हो रही है उस बैंक को, उस पूंजी को बनाने के लिए कितना था, 9% था ना बेसल के तहत माना, कम से कम। तो इसको पूरा करने के लिए सरकार ने इंद्रधनुष प्लान लाई थी। इंद्रधनुष प्लान, इसमें सरकार इन बैंकों का रिकैपिटलाइजेशन करती थी, ठीक है, रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड जारी करती थी सरकार। तो क्या है, कुछ बंजर विवाद है, बस हमें इंद्रधनुष प्लान याद करना है किससे रिलेटेड है। जो बेसल 3 के तहत बैंकों को अपना पूंजी बनानी होती है, वो जब AT1 बॉन्ड जारी करते हैं, वैसे इससे भी पूरा नहीं होता, तो सरकार ने इंद्रधनुष प्लान लाया था, जो रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड सरकार अपने बिहाफ पे जारी करती है, फिर इन बैंकों का रिवाइवल करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक है बैंक बोर्ड ब्यूरो। ध्यान से पढ़ेंगे इस बॉडी को, क्योंकि ये बॉडी बहुत ही ज़्यादा इनसे PYQs भी बने हैं और इसका काम भी आता है, ठीक है। चलिए देखिए, बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB 2016 में, ठीक है। चलिए देखिए, पहली बात तो ये न तो वैधानिक संस्था है और न ही संवैधानिक संस्था है, ठीक है। यानी कि इसे किसी एक्ट, न तो इसका संविधान में कोई प्रोविज़न है और ना ही ये किसी कानून से बनी है, ठीक है। ऐसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इसे बना दिया गया है। हमें क्या है तो सही नहीं, बट क्या याद रखना है कि ये जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं ना, इनके जो भी चेयरमैन्स होते हैं, उन्हें कौन अपॉइंट, उनका चयन कौन करती है? उनका चयन करती है बैंक बोर्ड ब्यूरो। ध्यान रखना, RBI दे देगा ऑप्शन में कि जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसके चेयरमैन का चयन RBI करती है। नहीं, RBI नहीं करती है, ये बैंक बोर्ड ब्यूरो है जो 2016 में बनी, ये करती है, ठीक है। और चयन करती हैं, ये अपॉइंट ये नहीं करती है। जैसे कि UPSC क्या करती है, IAS IPS लोगों का चयन करती है, उनका अपॉइंटमेंट तो सरकार ही करती है, कार्मिक विभाग ही करता है। ऐसे ही जो ये बॉडी है बस चयन करती है, नियुक्ति इनकी सरकार ही करेगी, ठीक है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास कैसी लगी आपको ज़रूर बताइए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।